हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज जानते हैं आपके कल वाले सवालों के जवाब। और आदित्य और इशिका एक दूसरे से लिपटे एक चादर में सो रहे थे। दोनों ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। इशिका आदित्य की बाहों में उसके सीने पर सर रख के सोई हुई थी और आदित्य के दोनों हाथ इशिका के चारों ओर लिपटे हुए थे। जैसे ही आदित्य की आंखें खुली, उसके दिमाग में कल रात का खूबसूरत मंजर जैसे किसी मूवी की तरह प्ले होने लगा, जिसे याद करके आदित्य एक चेहरे पर एक बहुत प्योर और सेटिस्फाइंग स्माइल आ जाती है। फाइनली वो और इशिका एक हो चुके थे और अब उनके बीच कोई भी फासला बाकी नहीं रह गया था। ऐसा सोच आदित्य अपनी नजरें अपनी बाहों में सो रही इशिका पर डालता है, जो कि इस वक्त इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि स्लीपिंग ब्यूटी का टैग उसे देने में कोई बुराई नहीं थी। उसका मासूम सा चेहरा जिस पर उसके लटें बिखरी हुई थी, इस बार दुनिया की सबसे मासूम लड़की इशिका ही लग रही थी। इशिका को देखकर इस वक्त आदित्य के मन में ये ख्याल आया कि वो अपनी वाइफी की इस मासूमियत को कभी गायब नहीं होने देगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। यही सोचकर आदित्य उसकी लटें उसके कानों के पीछे करके उसके फोरहेड पर एक किस कर देता है और फिर अपने सीने पर रखे इशिका के उस हाथ को भी जिसमें उसने वो रिंग पहना हुई थी। और ऐसा करके आदित्य फिर से अपनी आंखें बंद कर करके सोचता हूँ कि इशिका जब उठेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि कल रात सब कुछ उसकी भी मर्जी से हुआ था और कल रात वो काफी एंजॉय भी कर रही थी, इसलिए वो लास्ट टाइम की तरह उससे नाराज तो नहीं होगी। एंजॉय, यस, इशिका ने कब रात काफी एंजॉय किया था। आदित्य को ये अब तक याद था कि कैसे इशिका उसका नाम प्लेजर फील करते हुए ले रही थी। उसका वो डायलॉग आदित्य को अब तक साफ याद था, जो कि इशिका ने काफी मोन्स लेते हुए कहा था, ओ आदि, डोंट स्टॉप आदि, मेक मी योर्स, लेट मी फील यू। उस डायलॉग को सुनते ही आदित्य ओवर एक्साइटेड हो गया था और उसके बाद उसने इशिका को जो एक्सपीरियंस दिया, उसके बाद उसे पूरा यकीन था कि उसकी वाइफी उससे काफी इम्प्रेस और सेटिस्फाइड होगी। और जैसे कि इशिका ने कहा था, उसने उसे न तो हक किया और न ही उसके कहीं भी बाइट किया। खैर, ये उसके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि इशिका की सॉफ्ट स्किन को किस करने के बाद उसका कई बार उसे बाइट करने का मन किया था, लेकिन उसने जैसे तैसे उसको संभाल ही लिया था। लेकिन इशिका, उसने खुद आदित्य को 4-5 जगह बाइट किया था, जिसमें से एक जगह तो आदित्य की गर्दन और कंधे के बीच क्या एरिया ही था। वो तो शुक्र था कि आदित्य को अपने कंधे एक्सपोज नहीं रखने पड़ते थे, वरना कल रात को बात कितनी को पता चल जाती। लेकिन अगर किसी को पता चल भी जाता तो भी भला आदित्य को इससे क्या ही फर्क पड़ता। किसी को ये थोड़े ना पता था कि इशिका उसकी वाइफ थी, इसलिए इसे इशिका भी एक्सपोज नहीं होती। खैर, जो भी हो, वो काफी सेटिस्फाइड था और बहुत खुश भी, लेकिन उसे बस ये जानना था कि इशिका भी उसकी ही तरह फील कर रही थी या नहीं। फिलहाल तो वो काफी गहरी नींद में सोई हुई थी और उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो घंटे भर से पहले उठने वाली थी। इसलिए आदित्य ने सोचा कि वो भी थोड़ा सो ले, लेकिन फिर तभी उसके माइंड में एक और अच्छा आइडिया आया और उसने सोचा कि क्यों ना वो इशिका के लिए कुछ स्पेशल करे और आज की मॉर्निंग को भी रोमांटिक बना दे। ऐसा मन में ठानकर आदित्य तुरंत अपना फोन उठाता है और किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। 1 घंटे बाद इशिका अभी भी सोई हुई थी, लेकिन वो अब किसी भी पल उठने ही वाली थी। उसकी पलकें जैसे ही खुलने के लिए हिलने लगी कि तभी इशिका को अपने गालों पर कुछ बहुत सॉफ्ट सा महसूस हुआ। वो चीज काफी सॉफ्ट थी और उससे इशिका को हल्की सी गुदगुदी भी होने लगी। इसके साथ ही इशिका की नाक में अचानक कुछ जानी पहचानी सी खुशबू आने लगी। इस खुशबू को पहचानते उसे जरा भी देर नहीं लगी। इशिका ने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने एक फ्रेश गुलाब का फूल था, जिसे देख इशिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने अपने रिंग वाले हाथ से ही उस गुलाब को ले लिया और उसने फिर अपने फेस को लिफ्ट करके आदित्य की तरफ देखा, जो कि अपने होठों पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल और आंखों में ढेर सारा प्यार लिए उसकी ओर ही देख रहा था और उससे बहुत जेंटली कहता है, गुड मॉर्निंग जान, कल रात तुम ठीक से तो सोई ना। उसका सवाल सुनकर इशिका को कल रात को सभी बात याद आ जाती है और उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है, लेकिन फिर भी वो आदित्य की आंखों में झांकते हुए कहती है, लास्ट नाइट आई हैड द बेस्ट स्लीप आई एवर हैड इन माई लाइफ। इशिका की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। उसे उसका जवाब मिल गया था। इशिका उससे नाराज नहीं थी। उसके बाद इशिका उठ के बैठती है और चादर को अपने सीने से लगा लेती है। आदित्य की छाती अब पूरी तरह एक्सपोज थी, क्योंकि इशिका के बैठने की वजह से उसके ऊपर की बॉडी से चादर फिसल चुकी थी। आदित्य भी उठ के बैठता है और तभी इशिका की नज़र आदित्य की साइड में रखी एक फूड ट्रॉली पर जाती है, जिसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ एक बहुत बड़े रोज बुकेट पर जाती है, जिसे देख इशिका बहुत एक्साइटेड हो जाती है और आदित्य से पूछती है, ये बुकेट मेरे लिए है ना?
उसकी बात सुनकर आदित्य मुस्कुरा देता है और अपना हाथ फैलाकर उस बुकेट को उठाकर इशिका को देते हुए कहता है, तुमने तो मेरी सुबह महका दी, अब बारी मेरी है तुम्हारी सुबह को महकाने के लिए। वैसे तो एक रोज तुम्हारी महक के आगे कुछ नहीं, बट आई होप कि ये सभी मिलकर काफी हो। आदित्य की बात सुनकर इशिका के दिल में जैसे मिश्री सी घुल गई। एक वाइफ को इससे ज्यादा क्या ही चाहिए होता है कि उसका हस्बैंड मोरल में उसे प्यार से उठाए और उसे इस बात का एहसास दिलाए कि वो उसके लिए कितनी स्पेशल है। गिफ्ट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हस्बैंड एक बार प्यार से गुड मॉर्निंग किसे तो वो ही काफी है। लेकिन ये तो उसके हस्बैंड उसे न सिर्फ इतने ज्यादा रोमांटिक वे में उठा रहा था, बल्कि उसके लिए इतना अच्छा गिफ्ट देते हुए उसकी तारीफ भी कर रहा था और उसकी फिक्र भी जाता रहा था। इससे ज्यादा अच्छा भला क्या ही सकता था। इशिका ने उस बुकेट को लेते हुए कहा, थैंक यू हबी, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक। इतना कहकर उसने आदित्य के गाल पर एक किस कर लिया। उसके बाद आदित्य जब ये नोटिस करता है कि इशिका ने अभी भी इस चादर को अपने सीने से लगाया हुआ था, तब वो जल्दी से बेड से उतर जाता और बाथरूम में चले जाता है। जब आदित्य बेड पर से उतरता है तो उसने एक पजामा डाला हुआ था, जिसे देख इशिका हैरान हो जाती है, क्योंकि कल रात तो उन्होंने सोते वक्त कुछ भी नहीं पहना हुआ था। लेकिन तभी इशिका के माइंड में एक और बात ठनकती है, और वो ये कि रूम में बुकेट और ब्रेकफास्ट कैसे आए। इसका मतलब कि कोई रूम में आया था। ये बात सोचकर ही इशिका घबरा जाती है। किसी ने उसको इस हाल में और ऐसे आदित्य के सीने से लिपटे हुए सोते देख लिया था। ये सोचकर इशिका को बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। भले ही उसने चादर ओढ़ी हुई थी, लेकिन किसी ने फिर भी उसे इस हालत में देखा था। ये सोचकर इशिका को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि किसी ने उसे बिल्कुल नेक्टी देख लिया हो, और अब इशिका को बहुत अनकंफर्टेबल भी फील होने लगा। उसे इतना को पता था कि आदित्य ने किसी मेल सर्वेंट को जगह किसी फीमेल मेड को बुलाया होगा, लेकिन उसका भी उसे ऐसे देखना इशिका को खल रहा था। उसे ये उसकी प्राइवेसी के साथ मजाक जैसा लगा, और ये सोचकर कि आदित्य ने ऐसा किया, इशिका आदित्य से थोड़ी नाराज सी हो गई। इसलिए जैसे ही आदित्य बाथरूम से उसके लिए एक बथरोब लेकर आया, तो उसने इशिका को अपना सर झुकाए थोड़े गुस्से में बैठा देखा। उसकी मुठ्ठियां चादर पर कसी हुई थी और उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आदित्य ने उसे ऐसे देख के पूछा, क्या हुआ, तुम गुस्से में लग रही हो। उसकी बात सुनकर इशिका ने उसकी तरफ घुरकर देखा और नाराजगी जताते हुए कहा, आदित्य आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, इससे तो बढ़िया आप मुझे कोई सरप्राइज देते ही नहीं। कहते वक्त इशिका की आंखें थोड़ी सी नाम हो गई थी, जिसे देख आदित्य एकदम घबरा गया और वो तुरंत तेज कदमों से इशिका के पास आकर उससे पूछता है, इशिका क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। इशिका आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, आदि आपको किसी को भी हमारे रूम में नहीं बुलाना चाहिए था। जानते हैं मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये सोचकर कि किसी ने हमें ऐसे देखा बिना किसी। इतना कहकर वो रुक जाती है। इशिका की बात सुनकर आदित्य, जो कि उसे रोने को देखकर घबरा गया था, वो अब उसकी रोने की वजह जानकर एकदम रिलैक्स हो जाता है और इशिका के पास बेड पर बैठते हुए उसके गले में हाथ डालकर उसे हग कर लेता है, और इशिका भी उसके सीने में दुपक कर रोती है। तो आदित्य उससे बहुत जेंटली कहता है, जान तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी प्राइवेसी को लेकर इतना केयरलेस हो सकता हूँ, जबकि कल रात तुम्हारी प्राइवेसी को एक्सपोज न होने देने के लिए मैंने तुम्हें एक भी लव बाइट करने की तुम्हारी बात भी मान ली थी। आदित्य की बात सुनकर इशिका उससे एक से अलग होकर आंसू से भीगे चेहरे पर एक मासूमियत भरे एक्सप्रेशंस के साथ पूछती है, इसका मतलब किसी ने कुछ नहीं देखा। उसकी बात सुनकर आदित्य अपना सर हाँ में हिलकर कहता है, हाँ, रूम में मैंने किसी को भी एंटर नहीं करने दिया, ये सब कुछ मेड ने रूम के बाहर ही रख दिया था, तभी तो मैंने ये पजामा पहना हुआ है, क्योंकि मैंने खुद ये सब अंदर लिया था। आदित्य की बात सुनकर इशिका की जान में जान आए और वो आदित्य के गले लगते हुए बोली, आई एम सॉरी आदि, मैं बस थोड़ी घबरा गई थी इसलिए ये सब बोल दिया। आदित्य उसके सर पर किस करते हुए कहता है, इट्स ओके, बात थारी प्राइवेसी की थी, ऐसे में तुम्हारा गुस्सा होना लाजमी था। चलो अब ये बाथरोब पहन लो और फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। इशिका उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है और अपना बातें पहनने लगती है। फिर उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद इशिका का फोन रिंग होता है। वो साइड टेबल से उसे उठाकर देखती है तो राहुल की कॉल थी। इशिका जल्दी से उसे आंसर करती है, हेलो राहुल, गुड मॉर्निंग। इशिका ने जब राहुल का नाम लिया तो आदित्य भी उसकी तरफ हैरानी से देखता है। राहुल ने इतनी सुबह क्यों फोन किया होगा। दूसरी साइड से राहुल कहता है, गुड मॉर्निंग, तो बताओ क्या गिफ्ट दे रही हो मुझे। उसकी बात सुनकर इशिका कंफ्यूज होकर कहती है,
गिफ्ट? भला मैं क्यों तुम्हें गिफ्ट दूंगी? उसकी बात सुनकर आदित्य जल्दी से इशिका से उसका फोन मांगता है। इशिका उसे फोन दे देती है तो आदित्य उसे स्पीकर पर करके कहता है, तुम्हारा क्या मुझसे गिफ्ट लेकर पेट नहीं भरा जो कि अब मेरी वाइफ से भी गिफ्ट मांग रहे हो? अगर इतना ही गिफ्ट लेने का शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? खून गिफ्ट ही गिफ्ट मिलेंगे तुम्हें। आदित्य की बात सुनकर इशिका की हंसी छूट जाती है तो दूसरी तरफ राहुल चिढ़कर कहता है, ओ हेलो, राहुल मल्होत्रा हूँ मैं। है रोज मुझे मेरे फैंस से न जाने कितने ही गिफ्ट मिलते हैं। वो तो तेरे और तेरी वाइफ पर बहुत पैसा है जिसे तुम पूरी जिंदगी भी खर्च नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इसे खर्च करने में तुम दोनों की थोड़ी मदद करता हूँ। उसकी बात सुनकर आदित्य कहता है, तो तू मुझसे गिफ्ट मांगे कर, इशिका से नहीं, क्योंकि हम दोनों एक है और हमारा पैसा भी, समझा? इसलिए तुझे जो भी चाहिए हो मुझसे मांगा कर, न कि इशिका से, समझा? ये बात मैं जरूर वायरल कर दूंगी कि आपको गिफ्ट्स बहुत पसंद है, फिर आपको अभी सभी ज्यादा गिफ्ट मिलेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये बात भी फैला दूंगी कि आप एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के बारे में अपने फैंस के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, फिर देखना आपको एक से बढ़कर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलेंगे। हाँ, और क्या पता कि तुझे कोई शुगर मम्मी भी मिल जाए, फिर तुझे हर रोज एक बढ़िया गिफ्ट मिलेंगे। आदित्य राहुल का मजाक उड़ाते हुए कहता है। उसकी बात को सुनकर उसको हाई फाई करने का इशारा करती है तो वो इशिका के साथ हाई फाई कार्य है और दोनों बहुत जोरों से राहुल की हंसी उड़ाते हैं। उनकी हरकत से राहुल चिढ़ता हुआ कहता है, हाँ, बहुत हंसी आ रही है तुम दोनों को आज। ये मत भूलो कि तुम दोनों जो आज एक साथ हो ना, वो बस मेरी वजह से ही हो, वरना 3 दिन पहले तक कैसे अपने आंसू टपका रहे थे ये भूल गए क्या तुम दोनों? वेट अ मिनट, तुम दोनों इतनी मॉर्निंग में एक साथ कैसे हो? तुम दोनों तो अलग अलग रूम में रहते हो ना? उसकी बात सुनकर इशिका और आदित्य एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और फिर आदित्य कहता है, वी शेयर अ रूम नाउ। उसकी बात को सुनकर राहुल एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहता है, दैट्स ग्रेट, फाइनली यू गाइज आर गेटिंग अलोंग वेल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बोथ, विश यू बोथ अ हैप्पी एंड ग्रेट फ्यूचर अहेड एंड नेवर टू बी सेपरेट अगेन। उसकी विशेष सुनकर आदित्य और इशिका का दिल पिघल जाता है। यकीनन वो उन दोनों का बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त था, और ये बात भी एकदम सच थी कि आज उसकी वजह से ही वो दोनों साथ थे, जिसके लिए वो उसका तहे दिल से शुक्रगुजार थे। इसलिए आदित्य कहता है, अच्छा बता क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? उसका सवाल सुनकर राहुल कहता है, अरे यार वो तो मैं बस यही मजाक कर रहा था इशिका से। इशिका ने तो बस एक छोटी सी हेल्प मांगी थी मुझसे और मैंने उसको यही बताने के लिए फोन किया था कि उसका काम मैंने कर दिया है। राहुल की बात सुनकर इशिका एक्साइटेड होकर उससे पूछती है, क्या सच में? हाँ, मैंने प्रोड्यूसर को राजी कर लिया है तनिषा को एक चांस देने का, लेकिन उसे डांस ऑडिशन करके प्रूव करना होगा कि वो इस सॉन्ग के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है और इतने लंबे ब्रेक के बाद भी उसमें रूपाली की तरह ही डांस कर सकती है, राहुल ने कहा। उसकी बात सुनकर इशिका उसको एश्योर करते हुए कहती है, डोंट वरी, शी इज रेडी टू बीट रूपाली। उसकी बात में राहुल को उसका कॉन्फिडेंस साफ महसूस होता है और वो कहता है, ठीक है तो फिर उसे इन्फॉर्म कर देना कि आज शायद प्रोड्यूसर उसे कांटेक्ट करे। सो टेल हर टू बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये तो पक्का है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलकर उसका डांसिंग टेस्ट लेंगे। आई ट्रस्ट हर, वो इस टेस्ट को पास कर लेगी। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, इशिका कहती है। राहुल भी बाय बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद आदित्य इशिका से कहता है, डू यू नीड माई हेल्प? तुम चाहो तो मैं बिना किसी टेस्ट के उसे पास करवा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर इशिका मुस्कुराकर बोलती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इस मैटर में आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस रूपाली को पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे मैं हूँ। इसलिए मैंने राहुल से हेल्प मांगी, क्योंकि रूपाली जानती है कि वो उसे नापसंद करते हैं और इसलिए उसको इस बात को सुनकर कोई हैरानी नहीं होगी कि तनिषा का नाम राहुल ने सजेस्ट किया था। और अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो है तो प्लीज क्या आप मेरे कंधों को थोड़ी सी मसाज दे सकते हैं क्या? वो क्या है ना कि कल रात के बाद मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, और वैसे भी आपको याद होगा कि आज आपको प्यार दिन मेरी बात माननी है, सो प्लीज बी जेंटल, ओके। ऐसा कहकर इशिका आदित्य की गाल पर अपनी इंडेक्स फिंगर फिराकर उसको टीज करती है। उसकी बात को सुनकर और इस हरकत को देखकर आदित्य एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, सिर्फ कंधों को मसाज हो क्यों? कल रात के बाद तो तुम्हारी पूरी बॉडी में पेन हो रहा होगा ना? चलिए मैं तुम्हें फुल बॉडी मसाज देता हूँ।
और इतना कहकर वो इशिका के कुछ कहने से पहले ही उसे बैक पर धक्का देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है, जिसमें इशिका भी उसका साथ देने लगती है। थोड़ी देर में ही पूरे रूम में एक बार फिर मोन्स की आवाजें गूंजने लगती है। अब बारी है इशिका के बदले की। देखते हैं इशिका आगे क्या करेगी। दोपहर के समय लिविंग हॉल। आदित्य आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था। वो काफी देर से अपने स्टडी रूम में बैठकर ही काम कर रहा था और इशिका और ऋषु नीचे गार्डन में स्नफी और वॉन्डी के साथ खेल रहे थे। आज वॉन्डी भी उनके साथ खेल रही थी। काफी देर खेलने के बाद इशिका और ऋषु थक गए और वॉन्डी का भी अब और खेलने का कोई मूड नहीं था, लेकिन स्नफी अभी भी खेलना चाहता था। इशिका और ऋषु थककर हरी भरी घास में ही बैठे हुए थे और स्नफी उनके आसपास एक बॉल से खेल रहा था। वो बार बार आकर उनके कपड़ों को खींच रहा था ताकि वो भी उसके साथ खेले, लेकिन इशिका और ऋषु उसके जितने एनर्जेटिक नहीं थे, इसलिए वो लोग कभी कभार इसके फोर्स करने पर उसके साथ बॉल को थ्रो एंड पास करने का गेम खेल ले रहे थे। लेकिन स्नफी के लिए इतना काफी नहीं था। स्नफी एक और बार बॉल लेकर ऋषु के सामने डाल देता है और अपनी जीभ निकालकर ऋषु को उसको थ्रो करने का वेट कर रहा था। लेकिन ऋषु बेचारा पसीने से लथपथ इतना थक चुका था कि अब उसकी और हिम्मत नहीं थी एक और बार थ्रो करने की। इसलिए वो बेचारा सा मुंह बनाकर इशिका से कहता है, मम्मा अब और नहीं खेला जा रहा ऋषु से। ऋषु बहुत थक गया है, इसे हमारे साथ खेलना ही जरूरी है क्या? यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये किसी के भी साथ खेल सकता है, हमारे ही साथ इसको क्यों खेलना है? इशिका कुछ जवाब देती कि इससे पहले ही उनके पीछे से आते आदित्य ने जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि ये आपको ही बहुत अच्छे से पहचानता है और वैसे भी इसे लाना भी तो आप ही चाहते थे, इसलिए अब ये आपकी ही जिम्मेदारी है क्योंकि ये आपका पेट है। कहते हुए आदित्य उन दोनों के सामने आ जाता है। उसकी बात सुनकर ऋषु अपना मुंह फुलाकर कहता है, हाँ तो क्या हुआ अगर ऋषु ने इसे लाने के लिए कहा था तो? आपकी मर्जी के बिना ये घर में आ जाता क्या? इसलिए इसको लाने में आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, इसलिए अब आप खेलिए स्निफी के साथ। ऋषु की बात सुनकर आदित्य अपने मन में सोचता है कि उसका बेटा भले ही कितना भी थका हुआ ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी उसका माइंड एकदम बढ़िया काम कर रहा था, तभी तो वो उससे इस टाइम भी लॉजिक की बात कर रहा था। लेकिन भले ही ऋषु का ये लॉजिक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो एक पप्पी के साथ खेलने जैसी नाइनसेंस हरकत कैसे कर सकता था? वो आदित्य कपूर था, उसका स्टेटस उसे एक पप्पी के साथ खेलना अलाउ कैसे कर सकता था भला? अगर ये बात मीडिया को पता चल जाती तो न जाने कितने बिजनेस पार्टनर उसकी इस बचकानी हरकत का मजाक उड़ाते और क्या हेडलाइंस होती न्यूज में कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदित्य कपूर एक छोटे से पप्पी के साथ खेलकर अपना टाइम पास करते हुए पाए गए। या फिर कुछ मीडिया वाले तो इस रिपोर्ट को एक मसालेदार न्यूज की तरह पेश करते हुए कुछ ऐसी हेडलाइन डालेंगे कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन का साथी एक छोटा सा पप्पी। और जब ये खबर पूरे देश में फैल जाएगी तो उसके बाद जब वो किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट में जाएगा तो लोग उससे पूछेंगे कि क्या वो अपने साथी को भी अपने साथ है। ऐसी बातें सोचकर आदित्य के दिल में एक कपकपी सी छूट जाती है। वो अपने नाम का इतना मजाक कभी नहीं उड़ने दे सकता था, इसलिए उसने तुरंत ऋषु से कहा, नहीं, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, आपके साथ हमने इसे लाने से पहले ही तय कर लिया था, इसके साथ खेलने की जिम्मेदारी आपकी होगी, इसलिए अब आप ही इसके साथ खेलो। उसकी बात सुनकर ऋषु अपना मुंह बनाकर इशिका की तरफ प्लीडिंग नजरों के साथ देखता है तो इशिका को उस पर दया आ जाती है और वो आदित्य से कहती है, आप देख रहे हैं ना कि ऋषु कितना थक गया है, मैं और ऋषु बहुत देर से इसके साथ खेल रहे हैं, अब आपकी बारी है। आदित्य इशिका को भी माना करने ही वाला था कि उससे पहले ही इशिका एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है, लगता है कि आप भूल गए हैं कि आपने ही मुझसे वादा किया था कि आप आज मेरी हर बात मानेंगे। इशिका ने ऋषु के सामने शर्त की बात नहीं बोली ताकि उस पर गलत असर न पड़े। इशिका की बात सुनकर आदित्य की आंखें चौड़ी हो जाती है। उसने सोचा नहीं था कि इशिका उसकी इस शर्त हारने का ऐसा फायदा उठाएगी, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता था भला। इसलिए बेचारा मुंह बनाकर स्नफी के साथ खेलने लगा। उसे स्नफी के साथ खेलता देख इशिका को वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए वो आदित्य की वीडियो बनाने लगती है। जब ऋषु देखता है कि उसकी मम्मा उसके डैडी की रिकॉर्डिंग बना रही थी तो उसको लगता है कि ऐसा इसलिए था कि वो आदित्य से इम्प्रेस हो गई थी स्नफी के साथ खेलने की वजह से, इसलिए वो भी अपनी मम्मा की इम्प्रेस करने के लिए आदित्य के साथ जाकर स्नफी के साथ खेलने लगती है और इशिका आराम से बैठकर उनकी रिकॉर्डिंग करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो एक सर्वेंट को रिकॉर्डिंग करने के लिए कह देती है और खुद भी आदित्य, ऋषु और स्नफी के साथ खेलने लगती है।
शाम के वक्त इशिका को रूपाली की कॉल आती है तो वो उसे पिक कर लेती है। उसे पता था कि रूपाली ने उसे क्यों कॉल की थी। जैसे ही उसने कॉल पिक की, दूसरी साइड से रूपाली की परेशान आवाज आती है, इशी, तुम्हें पता है क्या हुआ है? मैं बहुत परेशान हूँ। इशिका उसकी परेशान आवाज सुनकर बहुत खुश होती है। उसे पता था कि रूपाली क्यों परेशान थी। आखिर उसका रोल तनिषा को जो मिलने वाला था। दरअसल आज दोपहर में तनिषा को प्रोड्यूसर ने कांटेक्ट करके कल शूटिंग लोकेशन पर इनवाइट जो किया था। इसकी कहर तनिषा ने खुद पर्सनली इशिका को कॉल करके दी थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर ने उसे और बाकी की कास्ट को भी कल बुलाया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो लोग भी एक बार तनिषा को देख ले, क्योंकि बाद में वो किसी के भी मुंह से ये नहीं सुनना चाहता था कि उन्हें तनिषा से कोई प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात थी कि उसकी ही तरह प्रोसेस ने अमित को भी बुलाया होगा, क्योंकि अमित को ही तो इस सॉन्ग में तनिषा के साथ एक्ट और डांस करना था। अमित के थ्रू ही ये खबर रिप्लाई को भी मिली होगी और अब उसने इशिका को कॉल किया था। इशिका को पता था कि वो उससे क्या कहेगी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा प्रिटेंड करने की जरूरत थी कि उसे कुछ मालूम ही नहीं था। उसने झूठी फिक्र जताते हुए कहा, क्या हुआ रूप, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसकी आवाज में खुद के लिए फिक्र सुनकर रूपाली अपने पास ही बैठे अमित की तरफ देखकर स्माइल करती है, जैसे कि उसको दिखा रही हो कि इशिका अब भी पहले की तरह उसकी अच्छी दोस्त थी और आज भी वो बेवकूफ़ी थी। रूपाली का फोन स्पीकर पर था, इसलिए अमित ने भी इशिका की बात सुन ली थी और वो भी अब स्माइल कर रहा था, क्योंकि कम से कम इशिका अब भी रूपाली के कंट्रोल में तो थी और जल्द ही रूपाली कुछ न कुछ तिगड़म भिड़ा के उसको और इशिका को फिर से क्लोजला देगी, क्योंकि ये उसके प्लान के लिए जरूरी था। इशिका के दोबारा क्लोज जाने की बात सोचकर ही अमित बहुत एक्साइटेड था। वो फिर से इशिका को उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाचता हुआ देखना चाहता था, क्योंकि इशिका के ऐसा करने से उसकी मेल ईगो पहले भी हमेशा ही सेटिस्फाइड होती थी और अब तो उसको पहले से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब वो इशिका को एक बार हार कर उसे फिर से जीत लेगा। और उसने पहले से ही सोच तक था कि इस बार वो इशिका के सामने थोड़े भाव भी खाएगा, ताकि इशिका को उसकी कद्र हो सके, क्योंकि रिसेंटली इशिका ने उसे बहुत परेशान किया हुआ था। अमित के मन में तो अभी से ही इशिका का उसके आगे पीछे अपने कान पकड़े उसके माफी मांगने का सीन प्ले हो रहा था। उसकी वो नखरे मगर वाली प्योसी मुस्कुराहट, उसका वो क्यूट एक्ट करने की कोशिश करना और उसका वो उल्टी सीधी हरकतें करके उसका ध्यान अपनी और अट्रैक्ट करने की कोशिश के बारे में सोचकर अमित के दिल में काफी सुकून सा था। वो तो अब इस मोमेंट क्या काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने सोच रखा था कि पहले तो इशिका के सामने थोड़ा रूठने की एक्टिंग करेगा और जब इशिका उसको थोड़ी मेहनत करके मनाएगी तो वो उसे माफ कर देगा और उससे ये वादा भी लेगा कि आगे से कभी भी वो उससे इस तरह से न लड़े। वो बोलेगा कि इशी, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे से अगर तुमने भूल कर भी कभी मुझे शक किया कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है तो मैं फिर कभी तुम्हें माफ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सच में बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अमित को यकीन था कि उसका ये डायलॉग सुनकर तो इशिका उस पर फ्लैट ही हो जाएगी और एक्साइटेड होकर हग भी कर लेगी। ये सीन सोचकर अमित के दिल में हलचल होने लगी थी कि इशिका कितने दिनों बाद उसको हग करेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके ये सपने अब सपने ही रह जाएंगे और इशिका अब कभी भी उसके पास लौटकर नहीं आने वाली थी। जब अमित अपने ख्वाबों की दुनिया में कहीं गुम था तब रूपाली इशिका को वो कह रही थी जो कि उसने कहने के लिए फोन किया था। उसने इशिका से कहा, यार वो मुझे खबर मिली है कि प्रोड्यूसर सर उस तनिषा की बच्ची को कास्ट कर रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है ना कि वो मुझसे कितना चिढ़ती है। मुझे डर है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर मुझे जलील करेगी। उसकी बात सुनकर इशिका कहती है, हाँ मुझे भी पता चला कि प्रोड्यूसर ने उसे इनवाइट किया है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक उसने टेस्ट क्लियर थोड़े ना किया है और सच कहूँ तो मुझे लगता भी नहीं है कि वो इस टेस्ट को पास कर भी पाएगी। आखिर वो इतने सालों से इंडस्ट्री से दूर जो है। तुम टेंशन मत लो, वो सेलेक्ट नहीं होगी और वैसे भी वो तुमसे बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अगर प्रोड्यूसर सर तुमने रिप्लेस कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें तुमसे बेटर डांसर को कास्ट करना पड़ेगा ताकि अनवर कोई प्रेशर न हो, लेकिन वो तनिषा तुम्हारे दूर दूर तक नहीं है। सो डोंट वरी बेब एंड जस्ट चिल। इशिका की बात सुनकर रूपाली को खुद पर बहुत प्राउड फील होता है कि इशिका उसके बारे में ऐसा सोचती थी, लेकिन इशिका के सोचने से क्या होता है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को अगर तनिषा सही लगी तो वो तो उसे काट कर ही लेंगे और रूपाली ये बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उसने अपना असली मकसद जताते हुए इशिका से कहा, लेकिन अगर फिर भी बाय चांस प्रोड्यूसर ने उसे कास्ट कर लिया तो इशी प्लीज तुम ऑब्जेक्शन उठाना ताकि उसकी कास्टिंग न होए।
तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। रूपाली की बात सुनकर इशिका अपना मुंह बना लेती है और मन में सोचती है कि रूपाली बोल तो ऐसे रही थी कि जैसे कि उसने आज से पहले उसकी हेल्प कभी की ही नहीं थी, जबकि ये बात तो वो दोनों ही जानती थी कि इशिका ने रूपाली के लिए आज तक न जाने कितना कुछ किया था। इशिका बोलती है, ऑफ कोर्स रूप, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी लेकिन उस तनिषा का सिलेक्शन नहीं होने दूंगी। यू जस्ट ट्रस्ट मी, ओके। इशिका की बात सुनकर रूपाली को रिलैक्स फील होता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि एक बार अगर इशिका ने तनिषा को सिलेक्ट न होने देने की ठान ली थी तो फिर वो कुछ भी करके उसके सिलेक्शन को रोक कर ही रहेगी। इसलिए अब रूपाली को कोई चिंता नहीं थी कि तनिषा को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। भले ही वो टेस्ट पास कर ले लेकिन इशिका उसे कभी सेलेक्ट नहीं होने देगी। इसके बाद रूपाली उसको थैंक यू बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद इशिका खुद से एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है, रूपाली तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कि मैं तनिषा का सिलेक्शन हर हाल में करवा कर रहूंगी, क्योंकि उसके थ्रू मैं तुम्हें काफी परेशान जो करने वाली हूँ। तभी वहाँ आदित्य भी आ जाता है और इशिका को देखकर वो उसके पास ही बेड पर आकर बैठ जाता है और एक बुक उठाकर पढ़ने लगता है और इशिका भी उसके सीने पर सर रख के लेट जाती है और उससे कहती है, आदि मैं सोच रही थी कि एक बार दादू से मिलाऊं। 6 साल हो गए मुझे उनसे बात किए बिना, उन्हें मेरी बहुत याद आती होगी ना। इशिका की बात सुनकर आदित्य अपने सीने पर रखे इशिका के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उसे कहता है, ऋषु को भी साथ में लेकर जाना, दादू को बहुत खुशी होगी। उसकी बात सुनकर इशिका आदित्य की तरफ देखकर पूछती है, आप भी चलेंगे क्या? सॉरी, लेकिन कल सुबह वो मुझे बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाना है, आदित्य ने कहा। आदित्य की बात सुनकर इशिका उठकर बेथचती है और उससे हैरानी से पूछती है, आप अमेरिका जा रहे हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं? मेरा प्लान बिल्कुल अभी बना है और मैं तुम्हें यही बताने आया था, आदित्य ने कहा। इशिका उसकी बात समझते हुए उससे पूछती है, कब निकलेंगे आप? कब तक वापस आएंगे? मैं आपकी पैकिंग में मदद कर देती हूँ। इशिका की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराकर उसे खुद के करीब खींच लेता है और फिर से उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, मैं कल सुबह 6 बजे निकलूंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा। एंड तुम्हें पैकिंग की कोई जरूरत नहीं, ये सब वरुण अरेंज करेगा। तुम बस मेरे पास बैठो मेरे सीने से लगकर। 2 दिनों तक तुमसे दूर रहने के लिए मुझे अभी तुम्हें जी भर के हक करने दो। इशिका भी मुस्कुराकर उसके सीने पर फिर से अपना हाथ रख लेती है और फिर दोनों बैठकर बहुत सी बातें करते हैं। तो जल्द ही मुलाकात होगी इशिका की फैमिली से। एंड मैंने आदित्य को ज्यादा परेशान इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं किया बेचारे आदित्य को परेशान करने का, क्योंकि वो मेरा फेव है। एंड नगमा जी सॉरी, लेकिन इस वक्त आदित्य ये अनाउंस नहीं कर सकता कि वो मैरिड है, बट मेरे मन में एक आइडिया आया है कि जिससे इशिका और आदित्य का नाम एक बार तो लिंक हो ही जाएगा। एंड ट्रस्ट में वो सीन काफी मजेदार होने वाला है। आदित्य जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और इशिका भी उठ चुकी थी और उसने नाइट गाउन पहना हुआ था। वो अभी नहीं नहाई थी। आदित्य वरुण से फोन पर बातें कर रहा था। हाँ, मैं निकल रहा 5 मिनट में। तुम सब डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचो सारा जरूरी सामान लेकर, मैं तुम लोगों को वहीं मिलूंगा। दरअसल आदित्य के साथ उसकी एक पूरी टीम जा रही थी। वैसे तो यूएसए में भी उसकी ऑफिस की एक ब्रांच थी और वहाँ भी आदित्य के साथ इतना बड़ा स्टाफ होता उसको असिस्ट करने के लिए, लेकिन को जिन लोगों को अपने साथ लेकर जा रहा था उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता था। अपना काम वो खुद ही हैंडल कर सकते थे, इसलिए आदित्य एक पूरी टीम के साथ जा रहा था। सभी उसके प्राइवेट जेट से जाने वाले थे। अपनी बात करने के बाद आदित्य कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और इशिका जो कि उसके बराबर में ही खड़ी थी वो मौका देखकर उसके गले जाती है। उसे आदित्य से 2 दिन अलग होने की सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। वो तो अभी से ही आदित्य को मिस कर रही थी। पता नहीं इन 2 दिनों तक वो कैसे आदित्य के बिना रह पाएगी। उसका बस चलता तो आदित्य को रोक लेती, लेकिन वो आदित्य के लिए एक अच्छी वाइफ बनकर दिखाना चाहती थी और एक अच्छी वाइफ को उसके हस्बैंड के काम को भी उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना कि वो खुद के कामों को लेती है। उसे काफी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए इशिका भी एक अच्छी और अंडरस्टैंडिंग वाइफ की ड्यूटी पूरी कर रही थी, लेकिन वो आदित्य को बहुत मिस करने वाली थी। इशिका आदित्य के सीने पर अपना सर रख के उसके सीने के चारों ओर ही अपने दोनों हाथों को लपेट लेती है और अपना सर उसके सीने से लगाए कहती है, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। जल्दी से जल्दी लौटने को कोशिश कीजिएगा, लेकिन अपने काम से बिल्कुल भी समझौता मत करना। आदित्य की बात सुनकर इशिका को अपने के मन में एक गर्माहट सी महसूस होती है और वो उसके लिप्स पर एक डीप किस करके बोलती है, आप ही अपना ध्यान रखना और आपको भी जब टाइम मिले तब आप कॉल करना।
मैं भी हमेशा आपके कॉल के लिए अवेलेबल रखूंगी। इशिका ने ये बात अपना सर उठाकर बोली। आखिर वो थोड़े ना आदित्य से किसी भी मामले में पीछे रहने वाली थी। इशिका की इस हरकत आदित्य मुस्कुराकर उसकी नोच को बहुत लाइट पिंच करके कहता है, कॉपी कैट। उसकी बात सुनकर इशिका पाउट करते हुए कहती है, मैं आपको कॉपी करने के लिए थोड़े ना ये कह रही हूँ, मैं अपने दिल से ये बात कह रही हूँ। इशिका का इतना क्यूट सा फेस और इतनी क्यूट सी बात सुन आदित्य को हंसी आ जाती है और वो उसकी नोच से उसकी नोच को रब करके उसको एक काफी पैशनेट किस करके बोलता है, लेट्स गो। मैं जाने से पहले एक बार अपने दूसरे गुड लक चार्म को भी देखना चाहता हूँ। आदित्य की बात सुनकर इशिका को अपने दिल में मिश्री सी घुलती महसूस हुई। आदित्य कितना क्यूट है ना, वो रिशु को अपना दूसरा गुड लक चार्म बोल रहा, मतलब उसका पहला गुड लक चार्म वो खुद थी। ये सोचकर इशिका के गाल लाल हो गए। उसका हस्बैंड एक कंप्लीट फैमिली मैन था। इसके बाद वो दोनों रिशु के रूम में गए। रिशु सो रहा था और आदित्य और इशिका उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए आदित्य ने रिशु के फोरहेड पर बहुत लाइट किस किया और फिर इशिका से बोला, रिशु को संभाल लेना। जब इसे उठने के बाद पता चलेगा कि मैं इसके उठने से पहले ही चला गया तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। आदित्य ये बात अपने पहले के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होकर बोल रहा था, क्योंकि रिशु हमेशा ऐसा ही करता था, इसलिए वो एकदम मॉर्निंग या लेट नाइट बिजनेस ट्रिप पर जाना ज्यादातर अवॉइड ही कार्य था। लेकिन इस बार वो बिना किसी टेंशन के जा सकता था, क्योंकि उसे पता था कि इस बार रिशु को संभालने के लिए उसकी मम्मा है। आदित्य की बात सुनकर इशिका के मन में एक उदासी की लहर छा जाती है, क्योंकि जब पहले आदित्य के बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद अगली सुबह रिशु को इसके जाने की खबर मिलती थी तो काफी गुस्सा हो जाता था। वो किसी से बात तक नहीं करता था और ज्यादातर खाना भी इग्नोर करता था। उसको खाना खिलाने के लिए खुद आदित्य को पर्सनली उसको कॉल करके उसका गुस्सा शांत करवाना पड़ता था। जब पूरा घर इसके मासूम से बच्चे को संभालने में लगा होता था तो वो अपने बेटे को उसी हॉल में छोड़कर अपनी आइज रोल करके जल्दी से घर से चली जाती थी, क्योंकि उस टाइम उसे लगता था कि रिशु बहुत ड्रामेबाज है और बेवजह ही इतना ड्रामा क्रिएट करता था। लेकिन अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि रिशु आदित्य के जाने पर इतना ड्रामा इसलिए करता था क्योंकि वो एक तरह से एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड ही था, क्योंकि उसकी माँ का होना या ना होना तो बराबर ही था। ऐसे में जब उससे प्यार करने वाले उसके डैडी भी उसे छोड़कर जाते थे तो उसे काफी इनसिक्योर सा फील होता था। हमेशा की ही तरह इस बार भी इशिका को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो फिर से अपनी एक और गलती को सुधारने का फैसला कर लेती है। इशिका रिशु की तरफ बहुत प्यार से देखते हुए आदित्य से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, इस बार रिशु की मम्मा है इसे संभालने के लिए, आप बिना किसी टेंशन के जाना। रिशु को लेकर आपको इस बार चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। उसकी बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता है और फिर वो लोग वहां से नीचे चले जाते हैं। जल्द ही आदित्य कार में बैठकर निकल जाता है। 1:30 घंटे बाद रिशु उठकर स्कूल के रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आता है तो उसको ब्रेकफास्ट टेबल पर अकेली इशिका ही दिखती है। इशिका भी फ्रेश होकर रेडी हो चुकी थी। रिशु सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसके पास आकर उसको अपनी प्यारी सी आवाज में बोलता है, गुड मॉर्निंग मम्मा। इशिका भी उसको देखकर उतने ही प्यार से जवाब देती है, गुड मॉर्निंग बेबी, आ जाओ जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मम्मा आपको स्कूल ड्रॉप कर देंगी। उसकी बात सुनकर रिशु जल्दी से अपनी चेयर पर बैठ जाता है और एक मेड रिशु का नाश्ता लेने जाती है। इतने में रिशु इशिका से पूछता है, मम्मा डैडी कहाँ है, आज वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे क्या? रिशु का सवाल सुनते ही इशिका अपने मन में एक गहरी सांस लेती है। जिस बात को सोचकर वो टेंशन में थी कि वो सब संभाल पाएगी भी या नहीं, आखिर अब वक्त आ गया था कि वो उसका सामना करे। लेकिन इशिका को थोड़ा बहुत डाउट था कि रिशु को वो संभाल भी पाएगी या नहीं। इशिका की ही तरह घर के बाकी सर्वेंट्स भी थोड़ा घबरा रहे थे। वैसे तो ये सच था कि उनके रिशु बाबा अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अपने डैडी के भी बहुत क्लोज थे, इसलिए उनको थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि रिशु कैसे रिएक्ट करेगा। हिम्मत करके इशिका ने रिशु को बहुत ही नॉर्मल होकर कहा, रिशु आपके डैडी तो आज सुबह ही 2 दिन के लिए अमेरिका एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। अपनी बात कहकर इशिका रिशु के रिएक्शन का वेट करने लगी और अपने मन में उसे शांत करने के लिए बहुत सारे तरीके घूमने लगे और सर्वेंट्स भी अपने मन में 2-4 तरीके उसे शांत करवाने के लिए सोचने लगे, क्योंकि अगर बाय चांस इशिका फेल हो जाए तो उन्हें ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सबकी सोच के उलट रिशु ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। उसने बस बहुत कैजुअली कहा, ओह, तो इसलिए वो नजर नहीं आए रिशु को। वैसे वो कब गए? उसका ये रिएक्शन जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, उसे देखकर सब हैरान हो गए। खुद इशिका भी काफी हैरान थी।
उसने रिशु कहा, रिशु बेबी, आपको इस बार अपने डैडी के बिजनेस ट्रिप पर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको पता है कि डैडी, मम्मा और बाकी सबको तो बहुत डर लग रहा था कि हमेशा की तरह बहुत नाराज हो जाओगे, लेकिन आप तो बहुत शांत है। हम अब तो मम्मा का बेबी काफी समझदार हो गया है। रिशु उसकी बात सुनकर कहता है, मम्मा आपको नहीं पता, लेकिन रिशु हर बार डैडी से नाराज होने का सिर्फ प्रिटेंड था। उसकी बात सुनकर इशिका हैरानी से पूछती है, प्रिटेंड करते थे, लेकिन क्यों? उसका सवाल सुनकर रिशु अपनी चमकती आंखों से इशिका को देखते हुए बहुत मासूमियत से कहता है, मम्मा वो इसलिए क्योंकि रिशु ने सुना है कि फॉरेन ट्रिप पे जाकर डैडी लोग वहाँ की ब्यूटीफुल लेडीज के साथ घूमते फिरते हैं और कुछ तो उनसे शादी भी कर लेते हैं। और रिशु को न ही कोई स्टेप मॉम चाहिए थी, न ही रिशु चाहता था कि उसके डैडी उसकी मम्मा को डाइवोर्स दे। इसलिए रिशु डैडी को परेशान करने के लिए उनसे नाराज होने का प्रिटेंड करता था। रिशु की एक क्लासमेट के डैडी भी एक बार फॉरेन ट्रिप पर गए थे और वहां से वो एक फॉरेन लेडी को अपने साथ लाए और रिशु की क्लासमेट की मम्मा को डाइवोर्स देकर उन्होंने उस फॉरेन लेडी से ही शादी कर ली। रिशु की बात सुनकर इशिका और बाकी सभी नौकरों का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रिशु के मन में ये सब था। और इशिका, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो खुश होए या रोए। एक तरफ तो उसका बेटा उसके बारे में सोचकर इतना सब कुछ करता था जो कि उसके लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ वो जो उसे इग्नोर करके चली जाती थी, ये बात याद करके उसकी आंखें नम होने लगी थी। एक तरफ तो अपने बेटे के प्यार की खुशी और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेरुखी का दुख। इशिका तो इस वक्त हैप्पी और सैड दोनों ही थी। उसकी आंखें नम थी लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। उसे रोता देख रिशु अपनी चेयर से उतरकर उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, मम्मा अब आप फिर से रोने लगे। आपको कितनी बार बताए हैं ना, रिशु ने की। रिशु के और आगे कहने से पहले ही इशिका ही उसे कसकर गले लगा लिया और रोते हुए ही बोली, रिशु मम्मा के ये खुशी के आंसू हैं। आप मम्मा के इतने अच्छे बेबी हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं और उनकी इतनी फिक्र करते हैं, ये देखकर मम्मा बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। लेकिन मम्मा साफ नहीं बल्कि बहुत खुश है, इसलिए आप सैड मत होना। और हाँ, एक और बात, आप जितना प्यार मम्मा से करते हो ना, इतना ही प्यार आपके डैडी भी आपकी मम्मा से करते हैं, इसलिए वो किसी और फॉरेन लेडी की तरफ देखेंगे भी नहीं। और वैसे भी आपको मम्मा इतनी प्रिटी और अमेजिंग है कि वो फॉरेन की लेडीज भी आपकी मम्मा के सामने कुछ नहीं है। आप फिक्र मत करना, आपके डैडी आपकी मम्मा को कभी नहीं छोड़ेंगे। रिशु का स्कूल। इशिका आज पर्सनली ड्राइव करके रिशु को स्कूल ड्रॉप करने आई थी क्योंकि इसके बाद उसे शूटिंग सेट पर जाना था, क्योंकि आज तनिषा का टेस्ट था। स्कूल के बाहर पहुंचकर इशिका ने अपनी कार रोकी और पैसेंजर सीट पर बैठे रिशु की सीट बेल्ट अनलॉक करते हुए रिशु से बोली, आपको पता है ना आज आपको कैसे उस मोहित की बैंड बजानी है? रिशु ने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मम्मा, आज रिशु मोहित के साथ वही करेगा जो उसने रिशु के साथ किया था। तब जाकर उसको समझ आएगा कि उसने कितना गलत किया था रिशु को उसकी मम्मा से नाराज करवाने की कोशिश करके। आज मोहित को पता चलेगा कि रिशु और उसकी मम्मा एक टीम है। उद्धरण चिन्ह। रिशु की बात सुनकर इशिका उसके फोरहेड पर किस करते हुए एक स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, गुड बेबी, बट एक बात आप हमेशा याद रखना, मोहित को सबक सिखाने में मम्मा आपका साथ इसलिए दे रही है क्योंकि मोहित ने आपके साथ गलत किया है। इसलिए आप खुद से कभी भी मोहित के साथ कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि फिर न तो मम्मा आपका साथ देगी और बल्कि आपको खुद पनिश भी करेगी, बिकॉज मम्मा डोंट लाइक बैड बेबी, गॉट इट? इशिका की बात सुनकर रिशु अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, यस मम्मा। रिशु को पता है कि मम्मा को बैड बेबी नहीं पसंद, इसलिए मम्मा मोहित को सबक सिखा रही है क्योंकि मोहित एक बैड बॉय है। बट डोंट वरी, रिशु कभी भी बैड बेबी नहीं बनेगा, वो हमेशा मम्मा का गुड बेबी ही रहेगा। रिशु की बात सुनकर इशिका एक चैन की सांस लेती है। वो नहीं चाहती थी मोहित को सबक सिखाने के चक्कर में वो रिशु को ही बिगाड़ दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिस तरह रिशु का साथ मोहित को परेशान करने में देती थी, उससे उसके मन में एक डाउट था कि कहीं उससे रिशु को ये गलतफहमी न हो जाए कि वो उसका मोहित को परेशान करने में हमेशा ही साथ देगी, तभी भी जब गलती मोहित की न हो, क्योंकि वो अपने बेटे को बिगाड़ना नहीं चाहती थी।
वो उन लोगों से बदला लेने के लिए वापस लौटी थी जिन्होंने उसके और उसके परिवार के साथ गलत किया था, इसलिए अमित और रूपाली का उसकी रिवेंज लिस्ट में टॉप पर नाम था। लेकिन मोहित से को कोई बदला नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि भले ही मोहित ने उसके साथ पिछले जन्म में कितना भी गलत किया था, लेकिन उसके इस जन्म में वो एक छोटा सा बच्चा था जो कि उसके बेटे से सिर्फ 3 साल बड़ा ही था। लेकिन ये बात की सच थी कि अब उसके मन में मोहित के लिए कोई लगाव बाकी नहीं रह गया था, और उसने ठान रखा था कि जब जब मोहित उसके बेटे को परेशान करेगा तब वो उसको एक सबक तो जरूर सिखाएगी। बस इसलिए वो ऋषु का साथ देती थी। इसके बाद ऋषु कार से उतरकर इशिका को बाय करते हुए स्कूल की ओर चले जाता है। इशिका वहीं रुककर उसके स्कूल के एंट्री गेट के अंदर जाने तक का वेट करती है, और जब वो एंट्री गेट से अंदर चला जाता है तब वो भी कार ड्राइव करने लगती है। 1 घंटे बाद इशिका सेट पर पहुंच गई थी। यहाँ काफी लोग आए हुए थे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, कोरियोग्राफर सभी और हुए थे। तनिषा, अमित और राहुल अभी तक नहीं आए थे। कुछ क्रू मेंबर जो कि यहाँ का काम हैंडल करने आए थे। इशिका को वहाँ इतनी जल्दी देखकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उसको देखकर डायरेक्टर हैरानी से कहता है, अरे इशिका, तुम इतनी जल्दी आ गई। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इशिका टाइम से आधे घंटे पहले ही आ गई थी। वो लोग तो यहाँ इतनी जल्द आ गए थे क्योंकि उन्हें मूवी की प्रमोशन और एडिटिंग से रिलेटेड डिस्कशन करना था। कास्ट को आने में अभी थोड़ा टाइम बाकी था। उनकी बात सुनकर इशिका मुस्कुराकर कहती है, एक्चुअली सर, मैं थोड़ा फ्री थी इसलिए जल्दी आ गई। चलो ठीक है, अब तुम यहाँ हो गई हो तो तुम भी हमारे साथ बैठकर आज के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लो, प्रोड्यूसर ने कहा। इशिका उनकी बात मान लेती है और उन लोगों के साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लेती है। थोड़ी देर में ही वहाँ राहुल और तनिषा आते हैं। वो दोनों कोइंसिडेंटली एक टाइम पर आए थे, लेकिन उन दोनों को साथ देखकर प्रोड्यूसर को ऐसा लगा कि वो दोनों साथ और थे, और उन्हें साथ देख प्रोड्यूसर के दिमाग में एक स्टूपिड सा आइडिया आया, और वो ये को राहुल और तनिषा का अफेयर चल रहा था, या फिर राहुल ने शायद तनिषा के साथ वही किया होगा जो कि उसने रूपाली के साथ किया होगा, और उसके बदले में ही उसने तनिषा को ये रोल दिलवाने के लिए रिकमेंड किया होगा। लेकिन वो भी मजबूर था राहुल की बात सुनने के लिए, क्योंकि राहुल का कद मूवीवुड में उससे भी कई गुना ज्यादा ऊंचा था, और उससे भी बड़ी बात थी कि राहुल से इंडस्ट्री में कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि राहुल के पीछे आदित्य कपूर था, और आदित्य कपूर से पंगा लेने वाला कोई मेंटल पेशेंट ही होगा। बेचारे प्रोड्यूसर को ये नहीं पता था कि आदित्य कपूर के बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी जान भी उसकी इस मूवी का हिस्सा थी। राहुल और तनिषा आकर सबको ग्रीट करते हैं, लेकिन तनिषा और इशिका एक दूसरे को देखकर बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि दोनों आज पहली बार मिल रहे हो। तनिषा आज लास्ट टाइम से अच्छी हालत में थी। पिछले कुछ दिनों में उसने जमकर डाइटिंग की, और बहुत मेहनत करके उसने फिर से खुद को स्क्रीन पे आने के लिए फिट कर लिया था। इनफैक्ट आज वो काफी चार्मिंग भी लग रही थी, काफी ग्लो कर रही थी आज वो। उसको देखकर ऐसा लग हो नहीं रहा था कि वो इतने सालों तक इंडस्ट्री से बाहर थी। वो काफी कॉन्फिडेंट भी लग रही थी, क्योंकि इशिका ने उसे गारंटी दी थी अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसका सिलेक्शन वो हर हालत में करवा के ही रहेगी। तनिषा को देखकर प्रोड्यूसर ने उसे पूछा, हेलो तनिषा, तुम रेडी हो आज के लिए? बिल्कुल सर, तनिषा ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर प्रोड्यूसर थोड़ा सा चिढ़ गया। तनिषा भले ही आज कितनी भी कॉन्फिडेंट क्यों ना थी, लेकिन उसने ठान रखा था कि वो उसे सेलेक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि वो रूपाली को नाराज नहीं करना चाहता था। आखिर रूपाली ने उसको खुश जो किया था, लेकिन फिर भी वो सबके सामने दिखावा करता हुआ कोरियोग्राफर से बोला, तुम तनिषा को इस डांस के में डांस मूव्स सिखाओ, और फिर अगर तनिषा ने उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के जल्दी से सीख लिया और अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया तो वो ये टेस्ट क्लियर कर लेगी। प्रोड्यूसर ने देखा था कि इस गाने के में मूव्स इतने ज्यादा हार्ड थे कि कोई अच्छा डांसर भी उन्हें अच्छे से सीखने के लिए काफी टाइम लेता। ऐसे में तनिषा के लिए उन्हें सिर्फ थोड़े से टाइम में सीखना और सेम परफॉर्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था, इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि तनिषा का सिलेक्शन नहीं होगा।
लेकिन बेचारे प्रोड्यूसर को ये नहीं पता था कि तनिषा को इशिका ने पहले ही डांस की पूरी कोरियोग्राफी सेंड कर दी थी और अब तक तो तनिषा पूरे डांस की कोरियोग्राफी में माहिर हो गई थी। लेकिन फिर भी इशिका ने उसे ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कहा था कि जैसे कि वो पहली बार इन मूव्स को देख रही थी। इसलिए उन्हें सीखते वक्त तनिषा ने सीखने में मूव्स को करने में थोड़ी कठिनाई और प्रॉब्लम होने का प्रिटेंड किया, जिन्हें देख प्रोड्यूसर तो खुशी से फुला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि तनिषा इस टेस्ट में पास नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर में वहां अमित भी पहुंच गया। अमित की नज़र इशिका पर पड़ते ही उसके होश उड़ गई, क्योंकि इशिका आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसने आज एक बटरमिल्क येलो कलर का लूज टॉप और व्हाइट शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसके बाल आज वेवी कर्ली किए हुए थे और उसके लटे उसके फेस पर बिखरी हुई थी। उसने हुप इयररिंग्स पहने हुए थे। इशिका को देखकर अमित तो उसकी क्यूटनेस में कहीं खो सा गया। इशिका रूपाली से ज्यादा प्रिटी और क्यूट थी, ये बात अमित हमेशा से जानता था, लेकिन फिर भी इशिका हमेशा से ही उससे चिपकती फिरती थी, इसलिए अमित को वो काफी बोरिंग लगती थी और उसने कभी उसकी अपीयरेंस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि तब वो उसे काफी इजी गर्ल लगती थी। लेकिन अब जब इशिका उसे बिल्कुल भाव नहीं देती थी तो अब जाकर अमित उस पर ज्यादा ध्यान देने लगा था, क्योंकि वो उसको दोबारा पटाना जो चाहता था। इसलिए अब इशिका की खूबसूरती पर भी नेचुरली उसका ध्यान जाना हो था। इशिका को देख अमित ने उसके पास जाकर उसे ग्रीट किया तो इशिका ने अपना मुंह फिर लिया और अपनी जगह छोड़कर चली गई। बेचारे अमित क्या मुंह लटक गया, लेकिन उसने सोचा कि जल्द ही इशिका फिर से उसके कंट्रोल में होगी, इसलिए उसने अभी सब्र करने में ही समझदारी समझी। रूपाली और अमित दरअसल एक साथ ही आए थे, लेकिन अपनी अपनी अलग कार से, ताकि अनवर किसी को शक न हो, और इसलिए रूपाली जानबूझकर 5 मिनट लेट आई थी। रूपाली ने सेट पर सबको ग्रीट किया तो सब उसको वहां देखकर हैरान हो गए। खुद प्रोड्यूसर को भी कोई आइडिया नहीं था कि रूपाली ये आएगी, क्योंकि वो अब इस मूवी का हिस्सा नहीं थी और उसे किसी ने बुलाया भी नहीं था। प्रोड्यूसर को तो ये भी नहीं पता था कि रूपाली को तनिषा के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो रूपाली को देखकर थोड़ा गिल्टी फील करने लगा। उसे लगा कि रूपाली उससे नाराज होगी, जो कि वो सच में थी, लेकिन साफ तौर पर अपना गुस्सा प्रोड्यूसर पर उतार नहीं सकती थी, इसलिए वो चुप रही। रूपाली को देखकर डायरेक्टर ने पूछा, अरे रूपाली तुम यहाँ? हाँ सर, वो मुझे पता चला कि आप लोगों ने तनिषा को आज यहाँ मुझे रिप्लेस करने के लिए टेस्ट के लिए बुलाया है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से उससे मिली नहीं, क्योंकि उसने सबसे कांटेक्ट खत्म कर दिया था। वो आज यहाँ है, इसलिए मैं भी उससे मिलने आ गई। आई होप कि मेरे यहाँ आने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, रूपाली ने काफी पोलाइटली कहा। उसकी बात सुनकर इशिका जल्दी से एक फेक स्माइल के साथ बोलती है, अरे यार कैसी बात कर रही हो तुम रूप, भला तुम्हारे यहाँ आने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इशिका ने सुपर फ्रेंडली बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, लेकिन इसके साथ ही उसने अपने मन में ऐड किया, प्रॉब्लम हमें नहीं बल्कि तुम्हें खुद को होने वाली है रूपाली, जस्ट वेट एंड वॉच। इशिका की बात सुनकर अब स्माइल करते हैं और प्रोड्यूसर कहता है, हाँ हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रोड्यूसर को देखकर रूपाली को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो स्माइल करते हुए उससे पूछती है, क्या मैं तनिषा से 2 मिनट मिल सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे उसे ऑल द बेस्ट कहना है आज के टेस्ट के लिए। उसकी बात सुनकर प्रोड्यूसर उसको जाने के लिए हाँ कह देता है और रूपाली की व्हीलचेयर को साक्षी तनिषा के पास डांस प्रैक्टिस रूम में ले जाती है, जहां वो स्टेप्स सीखने में कठिनाई की एक्टिंग कर रही थी। उसे ऐसे देख रूपाली को मन ही मन बहुत खुशी होती है, क्योंकि ऐसे तो वो इस टेस्ट में कभी पास नहीं हो पाती। रूपाली को वहां देखकर तनिषा और वो कोरियोग्राफर रुक गए तो रूपाली ने कोरियोग्राफर से कहा, तने अगर तुम बुरा ना मानो तो 2 मिनट तनिषा से कुछ अकेले में बात कर सकती हूँ। वो क्या है ना, आज मैं कितने सालों बाद तनिषा से मिली हूँ और इसलिए मुझे उससे कुछ पर्सनल बात करनी है। आई प्रॉमिस कि मैं सिर्फ 2 मिनट ही लूंगी और मैंने प्रोड्यूसर सर से भी परमिशन ले ली है। तने बेचारा रूपाली की बात मानकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रूपाली के फेस से को फेक स्माइल कहीं गायब हो जाती है और उसकी जगह एक एविल स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है।
जिसे देख तनिषा अपना मुंह सिकोड़ लेती है तो रूपाली गुस्से में कहती है, तनिषा, तुम्हें लगता है कि तुम इन बेकार से डांस स्टेप्स से आज के टेस्ट को पास कर जाओगी? उसकी बात सुनकर तनिषा भी एक स्माइल के साथ कहती है, ये तो वक्त ही बताएगा रूपाली। ओह प्लीज, ये वक्त की दुहाई तुम मेरे सामने मत ही दो, क्योंकि वक्त रूपाली की मर्जी से चलता है और मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि ये वक्त मेरा है, ना कि तुम्हारा। सो प्लीज तुम ये बेकार की कोशिश रहने ही दो, रूपाली ने कहा। तनिषा ने अपने हाथों को क्रॉस करते हुए कहा, रूपाली, कुछ साल तुम्हारा वक्त अच्छा क्या रहा, तुम्हें तो ये गलतफहमी ही हो गई कि वक्त तुम्हारी मुट्ठी में है। लेकिन क्योंकि तुम एक वक्त मेरी अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ। वक्त रहते सुधार जाओ, क्योंकि वक्त कभी टिकता नहीं है। आज जिसका अच्छा वक्त है, कल उसका बुरा वक्त भी आएगा। इसलिए या तो वक्त रहते टीम खुद सुधार जाओ, वरना अगर वक्त ने तुम्हें सुधारा ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। उसकी बात सुन रूपाली बहुत जोर से हंसती है, जिसे देख तनिषा अपनी आईज रोल करती है और फिर रूपाली कहती है, तनिषा यार, ये स्टूपिड बातें करना छोड़ दो तुम, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास एक ऐसी ढाल है जो कि मेरे पर कभी कोई बुरा वक्त नहीं देगी। इसलिए तुम मेरी जगह अपनी चिंता करो, क्योंकि मेरी ये ढाल मेरे दुश्मनों के लिए एक तलवार की तरह है जो कि मेरे दुश्मनों को चुटकियों में फिनिश कर सकती है। इसलिए मुझसे दुश्मनी तो तुम भूल ही जाओ। असला में रूपाली का इशारा इशिका की तरफ था, जो कि आदित्य की मदद से किसी का भी करियर चुटकियों में न सिर्फ बना सकती है बल्कि खत्म भी कर सकती है। इसलिए रूपाली को कोई टेंशन नहीं थी कि उसके साथ कभी कुछ गलत भी होगा, क्योंकि उसे यकीन था कि इशिका उसके डूबते करियर को आदित्य की मदद से बचा ही लेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसको यही ढाल अब उसके खिलाफ ही तलवार बन चुकी थी और अब वो उस पर ही वार करने लगी थी। रूपाली की बात का मतलब तनिषा भी समझ गई थी, लेकिन उसने इशिका के उसके अगेंस्ट होने की बात को एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। इसलिए उसने रूपाली से बात को घूमते हुए कहा, लिसन, मुझे तुम्हारी इन फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही मेरे पास वैसे ही तुम पर वेस्ट करने के लिए कोई फालतू टाइम है। सो लीव मी अलोन। उसकी बात सुनकर रूपाली को लगता है कि तनिषा सच में कम टाइम होने को वजह से डर रही थी, क्योंकि उसने अभी तक सही से स्टेप्स नहीं सीखे थे। इसलिए वो वहां से खुश होकर उसे एक बार झूठ मूठ में ही ऑल द बेस्ट बोलकर निकल जाती है। बाहर जाकर वो इशिका के पास चली जाती है और इशिका से बात करने लग जाती है, लेकिन इशिका उससे ये कहकर अलग हो जाती है कि उसको मूवी से रिलेटेड डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। उसकी बात में रूपाली को कोई गड़बड़ नहीं लगती, क्योंकि ये काम भी बेहद जरूरी था और वो अपने फोन में टाइम पास करने लग जाती है, क्योंकि अमित भी डिस्कशन के लिए ही गया था। थोड़ी देर बाद तनिषा को टेस्ट के लिए बुला लिया गया था। अब तक उसे पूरा 1 घंटा मिल चुका था और बारी टेस्ट की थी। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे और तनिषा बीच में डांस के लिए खड़ी थी। डायरेक्टर के स्टार्ट कहते ही म्यूजिक प्ले किया गया और तनिषा ने डांस शुरू किया। तनिषा का डांस देखकर प्रोड्यूसर, रूपाली और अमित को तो टेंशन होने लगी थी, क्योंकि तनिषा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस कर रही थी। उसके स्टेप्स तो रूपाली से भी ज्यादा क्लीन और ब्यूटीफुल थे। इस डांस से तो वो टेस्ट आसानी से पास कर लेने वाली थी, इसलिए उन्हें टेंशन हो रही थी। वही दूसरी तरफ इशिका, राहुल और बाकी सब तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे तनिषा के डांस से। उन्हें तो अब काफी रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि तनिषा का सिलेक्शन पक्का था। इशिका ने लेकिन अपने चेहरे पर ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए कि तनिषा का डांस उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसके एक्सप्रेशंस देखकर रूपाली को उस पर डाउट हो जाए। डांस खत्म होते ही सब लोग तनिषा के लिए खुशी से क्लैप करते हैं, सिवाय रूपाली, अमित और प्रोड्यूसर के, जो कि बस मजबूरी में ही क्लैप कर रहे थे। वही दूसरी तरफ इशिका ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे वो कुछ खास इम्प्रेस नहीं थी तनिषा के डांस से। सबसे पहले डायरेक्ट अपने बराबर में बैठे प्रोड्यूसर से बोला, मुझे लगता है कि तनिषा इस सॉन्ग के लिए एकदम परफेक्ट है, आपको इसे काट कर ही लेना चाहिए। डायरेक्टर को हमें हाँ मिलाते हुए बाकी के कुछ लोग भी यही कहते हैं कि तनिषा का सिलेक्शन हो जाना चाहिए।
जिसे सुन प्रोड्यूसर का मूड बिल्कुल खराब हो गया और वो सोचने लगा कि अब वो कैसे तनिषा के सिलेक्शन को रोके। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा, तनिषा ने डांस तो वाकई बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्या अमित तनिषा के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए रेडी है? ये बात कंफर्ट जोन की है, क्योंकि इस सॉन्ग में काफी बोल्ड सीन्स जो होने वाले हैं। अमित और रूपाली के तो पहले भी एक साथ एक आधा सॉन्ग कर चुके हैं और ऐसे सीन्स भी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल भी है। बट क्या अमित तनिषा के साथ भी उतना ही कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आज दोनों पहली बार को मिल रहे हैं। प्रोड्यूसर का बहाना सुनकर अमित और रूपाली की जान में जान आती है कि अब फाइनली इसी बहाने से वो तनिषा के सिलेक्शन को रोक पाएंगे। लेकिन अमित के कुछ कहने से पहले ही इशिका ने राहुल को कुछ इशारा किया और उस इशारे को समझते हुए राहुल बोला, ये कैसी बात कर रहे हैं आप प्रोड्यूसर साहब? वो क्यों कंफर्टेबल नहीं होगा? ये कोई बेड सीन थोड़े ना है जो कि वो अनकंफर्टेबल होगा। बस थोड़ा बहुत एक दूसरे से चिपक कर डांस ही तो करना है। आई एम श्योर कि अमित आसानी से हैंडल कर लेगा। ही इज अ प्रोफेशनल। लेकिन अगर उसने ये सीन करने को मना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये लगे कि उसने जानबूझकर तनिषा के साथ काम करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो रूपाली का बहुत अच्छा दोस्त है और रूपाली और तनिषा के बीच तो वैसे ही एक टाइम काफी कंपटीशन था, इसलिए लोगों को यही लगेगा कि अमित ने रूपाली के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए तनिषा को रिजेक्ट कर दिया। और अगर ऐसा हुआ तो अमित की अच्छी खासी इमेज को धज्जियां उड़ जाएगी, क्योंकि पॉपुलर स्टार्स का एक फॉरगॉटन स्टार को कमबैक करने से रोकने की कोशिश करना बहुत गलत और घटिया काम है। इसलिए मैं तो अमित को यही एडवाइस दूंगा कि अपनी अच्छी पब्लिक इमेज को दाव पर न लगाए। राहुल की बात सुनकर तो अमित घबरा जाता है, क्योंकि उसके लिए स्टार बना रहना बहुत जरूरी था। वो कितनी मुश्किलों से आज यहाँ पहुँचा था और यहाँ से वो वापस अपनी गंदी पास्ट लाइफ में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसने जल्दी से कहा, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमित की हाँ सुनकर इशिका मन ही मन बहुत खुश होती है और राहुल उसे देखकर विंक करता है, क्योंकि ये दिमाग इशिका ने पहले ही लगा लिया था कि प्रोड्यूसर जब तनिषा का डांस देखेगा तो उसको रिजेक्ट करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो तलाशेगा ही। इसलिए उसने खुद अपने मन में बहुत सारे बहाने सोचे और उनका काट भी, और फिर वो राहुल को पहले ही एडवांस में बता दिया था कि किस सिचुएशन पर उसको क्या कहना है, क्योंकि वो तो खुद ये सब नहीं कह सकती थी। अमित की हाँ सुनकर रूपाली को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो समझ सकती थी कि अमित के लिए उसका करियर कितना जरूरी है, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने इशिका को तरफ मदद मांगने की नज़र से देखा तो इशिका ने उसकी तरफ ऐसा इशारा किया कि वो उसकी मदद करेगी। और ऐसा करके इशिका ने कहा, लेकिन राहुल सर, तनिषा और रूपाली के बीच जो कंपटीशन था उसकी वजह से ने फैंस के बीच तो दुश्मनी तक हो गई थी, और अब जब रूपाली की जगह तनिषा को कास्ट करेंगे तो क्या रूपाली के फैंस गुस्सा नहीं हो जाएंगे? और अब तो रूपाली के फैंस तनिषा के फैंस की तुलना में काफी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में वो लोग तरह तरह की चालें चलकर हमारी मूवी को फ्लॉप करवा कर ही रहेंगे। इशिका को बात सुनकर अमित, रूपाली और प्रोड्यूसर की जान में जान आई, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा बहाना था और इसे फेल करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता था। रूपाली ने शुक्रगुजार होकर इशिका की तरफ देखा तो इशिका ने मैं हूं ना वाली स्माइल पास कर दी, जिसे देख रूपाली अपने मन में काफी खुश हुई, क्योंकि आखिर उसकी ढाल अब उसके दुश्मन के लिए तलवार जो बन चुकी थी। लेकिन बेचारी रूपाली को ये नहीं पता था कि इशिका ने उसका बहुत बड़ा बेवकूफ बना दिया था। उसने पहले तो खुद ही उसका काट का इंतजाम किया और अब वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो उसके दुश्मन पर वार कर रही है, जबकि अपने इस वार की काट का इंतजाम भी वो पहले ही कर चुकी थी, जो कि राहुल के थ्रू वो करवाने वाली थी। इसलिए राहुल भी आगे बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन तो रूपी और तनिषा के फैंस है, लेकिन रूपाली और तनिषा नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। अगर रूपाली अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये अनाउंस करे कि उसने खुद ही तनिषा को इस सॉन्ग के लिए रिकमेंड किया है, क्योंकि वो दोनों एक टाइम बहुत अच्छी दोस्त थी, और साथ ही अपने फैंस से तनिषा और मूवी के लिए सपोर्ट मांगे, तो उसके फैंस उसकी बात सुनेंगे। इनफैक्ट इससे तो मूवी को एक इमोशनल टच भी मिलेगा और मूवी की ऑटोमेटिकली बहुत हद तक प्रोमोशन हो जाएगी।
इससे रूपाली को भी काफी फायदा होगा और लोग उसका बड़ा दिल देखते हुए उसके फैंस बन जाएंगे। साथ ही प्रोड्यूसर सर की भी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ेगी जब लोगों को ये पता चलेगा कि उन्होंने एक फोगो स्टार का करियर फिर से संभालने के लिए उसको एक मौका दिया है और हमारी मूवी को फायदा ही फायदा होगा। राहुल की बात सुनकर इशिका काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि भले ही ये सब बातें उसने खुद राहुल को कहने के लिए कही थी, लेकिन राहुल ने इतनी फील के साथ कह रहा था कि जैसे ये बातें डायरेक्ट उसके दिल से ही निकल रही हो। वहीं दूसरी तरफ राहुल की बात सुनकर प्रोड्यूसर और रूपाली के मन में भी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का लालच आ जाता है और प्रोड्यूसर को तो मूवी का सुपर डुपर हिट होने का भी लालच था, इसलिए वो दोनों भी राहुल की बात से सहमत हो जाते हैं। रूपाली सोचती है कि वो बाद में तनिषा के खिलाफ कुछ करेगी, लेकिन फिलहाल तो वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाएगी और सबके सामने महान बनेगी। इसलिए वो कहती है, मुझे लगता है कि तनिषा को ये चांस मिलना ही चाहिए, इसलिए मैं आज ही अनाउंसमेंट कर दूंगी। अब जब रूपाली खुद राजी हो चुकी थी तो प्रोड्यूसर के पास भी मना करने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए वो तनिषा से कहता है, तनिषा तुम आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना और हम लोग कल से शूटिंग कर देंगे। प्रोड्यूसर की बात सुनकर तनिषा की आंखें खुशी के मारे नाम हो जाती है और वो इशिका की तरफ और उसके बाद राहुल की तरफ एक शुक्रगुजार नज़र से देखती है, क्योंकि उसे पता था कि इशिका और राहुल आपस में मिले हुए थे और ये ड्रामा उन्होंने उसके सिलेक्शन के लिए ही किया था और आज इशिका को वजह से ही उसको फिर से अपनी किस्मत बदलने का एक और चांस मिल गया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। पार्ट छोटा है इसके लिए माफ करना दोस्तों, अभी के घूमने अयोध्या आया हूँ तो टाइम कम है। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। राधे राधे दोस्तों।